गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जानने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। बल मैंने बताया था पहले, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल बल क्या होता है? फोर्स। बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह बाह्य कारक, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो क्या बल क्या होता है? बल एक प्रकार का खिंचाव, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है। बल बल क्या होता है? बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है। मतलब बल आगे की तरफ खींच रहा है तो खिंचाव होगा, और पीछे से धक्का मारेगा तो धक्का होगा। वो बल के दो कार्य होते हैं। तो बल क्या क्या करता है? क्या क्या कर सकता है? वेग में परिवर्तन कर सकता है और स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। और बल आकार में भी परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है। और बल द्वारा वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर ये कोई पिंड है m द्रव्यमान का, इसे अगर बल लगाकर इधर खींचा जाए तो यहाँ पे खिंचाव, बल द्वारा क्या हो रहा? खिंचाव। और इस पिंड को इधर से बल लगाकर धक्का दिया जाए तो ये क्या है? धक्का। बल द्वारा ये दो कार्य किए जाते हैं, खिंचाव और धक्का। और बल द्वारा ऐसे विकल्प में आ जाता है, बल द्वारा वस्तु क्या 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 परिवर्तन होता है? वेग में परिवर्तन हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। ये मैन था, आप पढ़ेंगे। पहले बल का पता होना चाहिए, तभी गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और पिंडों के इसी गुण को क्या कहते हैं? गुरुत्व। अब क्या है? गुरुत्वाकर्षण जो है किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंड, जैसे ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, ये दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान है m2। इसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र समझते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है?
वस्तु का वह केंद्र जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र क्या कहलाता है? जैसे ये तो पिंड है, इनका गुरुत्व केंद्र इनका जहाँ समस्त भार कार्य कर रहा है ये है, इनके बीच की दूरी मान लो और इनके बीच की गुरुत्व केंद्र बीच की दूरी इनके दोनों बीच के गुरुत्व केंद्र से मानी जाएगी। इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहला होगा F के दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होगा गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम अनुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा गुरुत्वाकर्षण बल और इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इन पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती m1 m2 r का स्क्वायर। समीकरण एक को तो सही से ऐसे लिखा जा सकता है, इसके बाद F बराबर बड़ा किया जाएगा और m1 m2 r का स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है। मात्रक की पावर माइनस क्या है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का स्क्वायर। केजी का मान ये गुरुत्व नियतांक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहता है। जी का मान याद रखना है, पूछा जाता है। अगर इस जी का मात्रक या विमान कैसे निकालेंगे? तो जी बराबर होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये कैसा आया ये निकालना है, ये मान आया कैसे है? तो जैसा हमने अभी देखा F बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो इधर से जी ले आएंगे इधर को, तो जी बराबर क्या लिख सकते हैं? इसे जी बराबर लिख सकते हैं F r का स्क्वायर बटे m1 m2, ये लिखा जा सकता है इसको। और इनके मात्रक ये F बल है, बल का मात्रक न्यूटन और r स्क्वायर की दूरी का है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक, मीटर का स्क्वायर और ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, केजी केजी गुणा होगी तो केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये मात्रक आ सकता है इसका। या फिर सीधी ऐसे में इसका क्या हो सकता है मात्रक? लिख सकते हैं डायरेक्ट मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी को ग्राम का, ये हो सकता है। इसकी बीमा की होगी m का माइनस 1 l का माइनस 1 l का 3 और t माइनस, ये इसकी बीमा होगी। जी की बीमा, जी का मात्रक कैसे निकालेंगे? जी को इधर लेके f r स्क्वायर अपॉन m2 आ जाएगा और इधर बल F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, r स्क्वायर ये दूरी r का वर्ग है तो मीटर का स्क्वायर, m1 m2 क्या द्रव्यमान केजी केजी गुणा हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। इसे क्या बोलते हैं? डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सीजीएस में है इसका मतलब। इसकी बीमा m का माइनस 1 l का 3 और t का माइनस 2, इसकी बीमा हो जाएगी। जी का मान मात्रक पूछा जाता है।
ये जी में एक पॉइंट लिखना है, जी का मान हर स्थान पर समान रहता है। मतलब जी का मान कहीं भी चंद्रमा पर किसी भी ग्रह पे चले जाओ, जी का मान समान रहेगा। जी का मान क्या रहेगा? 6.67 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन केजी पर स्क्वायर। यही रहेगा हर जगह, इसका मान समान रहता है। अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जिसे छोटी जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी जो होता है, ये क्या होता है? ये वह त्वरण होता है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि ये जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है छोटा जी, जो पृथ्वी जिस त्वरण से अपनी तरफ को किसी वस्तु को खींचती है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्व त्वरण कहलाता है। वह त्वरण जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्व त्वरण क्या होता है? वह त्वरण जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्व त्वरण कहलाता है। इसे किससे शो करते हैं? छोटा जी से। और जैसे फार्मूला होता है बल का, F बराबर mT। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक त्वरण है, एक बराबर रख लेंगे छोटा जी, बराबर mg। क्योंकि ये गुरुत्व त्वरण है, ये भी त्वरण है, तो ये त्वरण जी के बराबर रखेंगे। इसके बाद F इस तरह लिख लो, पृथ्वी की बात हो रही है तो पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? आर ई, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई ये होगी। तो और अभी हमने एफ बराबर क्या जाएगा? गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूँ मैं, गुरुत्वाकर्षण का भी फार्मूला पढ़ा है। क्या होता है? F बराबर जी m1 m2 का स्क्वायर। और इधर द्रव्यमान क्या पृथ्वी का? m, और त्रिज्या आर ई, तो इसे क्या लिख सकते हैं? F बराबर जी m e अपॉन आर ई का स्क्वायर। इस मान को इधर रखेंगे, इस मान को इधर रखेंगे तो F का मान जी है, और जी एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान बटे आर ई का स्क्वायर। इधर पृथ्वी का द्रव्यमान होना, जो पृथ्वी का पिंड है उसका द्रव्यमान मिल जाएगा एम ई ये हो गया। इधर क्या है? एम जी। ये F का मान उधर से रखा है, इधर m से m कटेगा, छोटा जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला है। इसी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। छोटी जी का मान होता है। ये कैसा आया है? जब इस जी का मान रखा जाएगा, जी का मान क्या रखा जाएगा? जी का मान है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये रखा जाएगा। और पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखा जाएगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान, तीनों का मान रखा जाने के बाद जब हल किया जाएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे किया है गुरुत्व त्वरण? पहले समझते हैं गुरुत्व त्वरण क्या होता है। गुरुत्व त्वरण वह बल होता है जो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसे बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। अभी हमने पढ़ा बल का फॉर्मूला F बराबर m होता है। यहाँ ए त्वरण है तो ए बराबर रख देंगे छोटा जी, क्योंकि ये गुरुत्व त्वरण है। अब पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं आर ई, और पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला ये होता है, ये m1 पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है m1, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पिंड का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माना था?
एम ई रख दिया, ओपन पर मान एम है और त्रिज्या आर का स्क्वायर। अब इसी मान को इधर रख देते हैं, मान एम से एम कट जाएगा और जी का मान आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। और इसी का मात्रा छोटी जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये जी का मात्रा होता है न्यूटन और जी छोटी जी का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये इसका मान है। अब इस जी के मान में परिवर्तन होता है, ये जी का मान स्थायी नहीं रहता, जैसे बड़ी जी का मान स्थायी रहता है स्थान पर, लेकिन छोटी जी का मान परिवर्तित होता रहता है। कैसे होता है देखते हैं। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। क्या परिवर्तन होते हैं जी के मान में? पहला पॉइंट है जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तब जी का, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कैसे निकालेंगे? मान लो ये पृथ्वी है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या पृथ्वी की एम और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का एम त्रिज्या आर। अब कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, मान लो इस पॉइंट पर गए हैं पृथ्वी की सतह पर ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बहुत छोटा है, हाइट है इतनी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा एम ई, और त्रिज्या की बात करें पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाएगी। अब पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक इसके गुरुत्व केंद्र तक मान जाएगी, क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच, ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, क्या होता है अभी निकाला है जी एम बटे आर का स्क्वायर, ये होता है। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी बराबर जी सेम रहेगा, एम द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन त्रिज्या का में हाइट बढ़ी है तो स्क्वायर, ये परिवर्तन होगा इसका गुरुत्व त्वरण। ये समझ में आ रही है? ये पृथ्वी थी, इसकी त्रिज्या आर ही माना था पहले ही, और इसका द्रव्यमान एम ही। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर गए हैं तो इसकी अब त्रिज्या पृथ्वी अब ये है, ये इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये एच हाइट पर है तो त्रिज्या हो जाएगी आर ई प्लस एच। अब ये इसका था और फार्मूला था इसमें त्रिज्या के स्थान पर आर प्लस एच स्क्वायर था। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ये परिवर्तन होगा इसकी त्रिज्या, द्रव्यमान सेम रहेगा, जी का मान सेम रहेगा, लेकिन त्रिज्या चेंज हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि इसमें पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, मान लो अगर इसका त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तो जी का मान घटेगा, क्योंकि ये बटे में है। अगर त्रिज्या कम होगी तो जी का मान अधिक होगा। तो कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर यदि आर का मान बढ़ाते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान कम होगा। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो आर का मान बढ़ाएंगे
त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ त्रिज्या लिख सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लिख सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। इस फार्मूले से पता चल जाएगा, अगर त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। के केंद्र पर जी का मान 0 होगा, 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है ये। अब दूसरा पॉइंट है, जब ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे थे, अब जब पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। जी के मान में परिवर्तन, जब जी के पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो इसमें 2 पॉइंट हैं याद करने के लिए कि जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जी का मान उसमें 0 हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0। दूसरा पॉइंट है, जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तब जी का मान, जैसे ये क्या है, पृथ्वी, इसका केंद्र ये है, इसकी त्रिज्या थी r। अब ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह थी, जब हम इस सतह से मान लो d दूरी पे पृथ्वी के केंद्र की ओर आ गए इस पॉइंट पे, तो अब इसका द्रव्यमान तो वही होगा, अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब r e माइनस डी, क्योंकि ये जो अंदर आए हैं डी, ये r e से हट जाएगा। तो जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है, जी का फार्मूला होता है जी बराबर डी एम आई का स्क्वायर। तो जी बराबर हमारी क्या है, जी एम आर ई माइनस डी का स्क्वायर, ये हो गया। और इसे जब हल करेंगे, एक बार नहीं आएगा, जब इसे हल करेंगे ऊपर वाले इस भाग को इसे खोलेंगे तो इसका मान ये है। तो अब इसे क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है। जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और उसमें क्या था, वो जब उसमें पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो उसमें उसमें भी जी का मान घटता है, क्योंकि उसमें जो है उसके पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से बाहर चले जाते हैं। जैसे मान लो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ तक काम कर रहा है इतना, और इससे बाहर जाएंगे, इधर तक चले गए तो वो भी घटेगा और ये भी घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर, इस पर भी पृथ्वी के केंद्र पर, जब ये पृथ्वी के केंद्र पर जाएगा तो जी बराबर, जब ये इधर आ जाएगा तो जी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। इससे पहले भी बता दिया था मैंने, जी का मान 0 हो जाएगा। तो जब पृथ्वी, 2 पॉइंट हैं, जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या उसका जो त्रिज्या बढ़ती है r e प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी तो एक पॉइंट वो आएगा कि जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा पिंड, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जी का मान कम होगा। इसी प्रकार जब पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तब भी क्या होगा, जी का मान घटेगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0 होता है, जी का मान 0 होता है। नोट करके लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट, जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है,
के ध्रुवों का जी का मान सर्वाधिक होता है तथा ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा क्या है, विषुवत। विषुवत इसे कहते हैं इक्वेटर। तो क्या होगा, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये पॉइंट पूछे जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण और क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर जी बराबर 0 होता है। पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, जहाँ पृथ्वी का समस्त भाग कार्य करेगा, वहाँ जी का मान 0 होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग पढ़ते हैं। पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पहुंच जाए और वापस ना आए पृथ्वी पर लौट, वो क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। इसका भी पलायन वेग कहलाता है। इसका भी मान होता है वह वस्तु को, पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे 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 फेंकने पर, वस्तु को फेंकने पर, वस्तु को फेंकने पर, वह वेग जिससे वस्तु को फेंकने पर वह फेंकने पर पृथ्वी पर वापिस ना आए, वापिस ना आए, क्या कहते हैं उसे, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। वह पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी पर वापस ना आए, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर की ओर चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का वह वेग पलायन वेग कहलाता है। तो अब पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे वस्तु को फेंकने पर पृथ्वी पर वापस ना आए, उसे क्या कहते हैं, वस्तु का पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का क्या फॉर्मूला होता है, Vc/2 डायरेक्ट फ्रॉम m/r। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसका जी का मान रखेंगे इसमें, तो बड़े जी का मान 2g r/m/m। इसमें छोटे जी बराबर बड़ी जी का मान रख दिया है, तो ये m से m कट जाएगा, r से एक r कटेगा, तो Vc बराबर 2gm। ये है एंड नहीं, नीचे आते हैं, ये ऊपर क्या बचेगा, r बचेगा, इसकी खातिर r। तो ये हो गया पलायन वेग। पलायन वेग, इसमें ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, त्रिज्या है, तो पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। कोई वस्तु कितनी हल्की है, कितनी भारी है, इस बात से पलायन वेग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो बता रहा हूँ तो त्रिज्या पर निर्भर करता है, पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन पलायन वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर पलायन वेग का निर्भर होता है। अगर उसका पिंड का द्रव्यमान पूछा तो उसका निर्भर नहीं करता, लेकिन पलायन वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब उपग्रह को प्रक्षेपित किया करता है, उसके बाद पलायन वेग होगी। पलायन वेग में कुछ भी याद नहीं रखना है, पलायन वेग का फार्मूला याद रखना है, √2g और पलायन, केवल ये याद रखना है। तो पलायन वेग का मान याद करना है, क्या होता है,
पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में पृथ्वी पर किसी पिंड को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। और पलायन वेग का अगर चंद्रमा को बात करें तो चंद्रमा पर पलायन वेग दोनों पूछे जाते हैं, पृथ्वी वाला भी और चंद्रमा पर कम होगा 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्यों? इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर इतना कम पलायन वेग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा का जो पलायन वेग है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये दोनों याद करने हैं, कुछ भी याद नहीं करना पलायन वेग में, ये फार्मूला ये वो। और एक पॉइंट ये कि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कि वो फिलहाल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है पलायन वेग। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पलायन वेग की बात है। कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग क्या होता है? वह वेग जिस वेग से कोई पिंड उस वस्तु का चक्कर लगाती है उसका क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। मतलब क्या होता है कक्षीय वेग? वह वेग जिससे कोई ग्रह चक्कर लगाता है। वह वेग जिससे कोई चक्कर लगाता है क्या कहलाता है? उसका कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कैसे निकालेंगे? जी का फॉर्मूला पता है, Gm/r²। या इसे क्या लिख सकते हैं? G बराबर बड़ा जी के लिए आएंगे तो G r का स्क्वायर अपॉन m। कक्षीय वेग क्या होगा? V क्या होगा? Gm/r। इसे भी क्या लिख सकते हैं? इस जी की जगह, बड़ी जी की जगह छोटी जी का मान रखेंगे तो जी r/m/r ये होगा कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है? √gr। कक्षीय वेग क्या होता है? जिससे कोई चक्कर लगाता है उसका क्या कहलाता है? कक्षीय वेग कहलाता है। इसमें जी का मान, जी का फार्मूला होता है, ये बड़ी जी का इसमें क्या रखना है? ये मान रखना है, ये मान रखना है, ये याद नहीं करना है, ये याद करना है। कक्षीय वेग जी आर और पलायन वेग √2gr होता है, ये अकेला जी आर होता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और एक क्वेश्चन आता है, कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में अनुपात। पलायन वेग और कक्षीय वेग में अनुपात क्या होता है? तो v/v1 का क्या होगा? ये होता है √2gr और ये होता है gr। इसलिए बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा? √2/1। पलायन वेग अनुपात कक्षीय वेग होता है √2/1। ये याद रखना है। इन दोनों का अनुपात पूछ लेता है, इन दोनों का अनुपात होता है। बाकी बड़ा चैप्टर है ये, इसमें न्यूमेरिकल भी ना भी थ्योरी पूरा नहीं हुआ।